हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड जीके वेरी इजी ट्रिक्स में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे दोस्तों हम उत्तराखंड वन दरोगा टेस्ट सीरीज पार्ट 3 के बारे में। और इससे पहले हमने वन दरोगा टेस्ट सीरीज के 2 पार्ट अपलोड कर दिए थे जो कि फिजिक्स से संबंधित थे। आज से हम शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री यानी कि वन दरोगा के सिलेबस में आप लोगों को पता है कि 9th और 10th का साइंस का एनसीईआरटी का सिलेबस दिया गया है। यानी कि 9th और 10th में साइंस में एनसीईआरटी के अंतर्गत जितने भी चैप्टर्स हैं, भले ही वो फिजिक्स के हों, केमिस्ट्री के हों, बायोलॉजी के हों, इन्वायरमेंट के हों या एग्रीकल्चर के हों, वही आपके सिलेबस में है। और सिलेबस आप यूके ट्रिपल की ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने जब स्टार्टिंग के 2 सीरीजेस बनाई थी बुक से, तो आप लोगों के द्वारा कहा गया कि सर सबसे पहले एनसीईआरटी कवर कीजिए। तो आज हम दोस्तों क्लास 9th का जो हमारा पहला लेसन है, हमारे आसपास के पदार्थ, उसके 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और इस लेसन से टोटल मैंने 87 क्वेश्चन बनाए हैं जो कि हम 3 पार्ट्स में कवर अप करेंगे। और आज हम स्टार्टिंग के 30 क्वेश्चन पर बात करेंगे। इस 30 क्वेश्चन के बेस पे दोस्तों आप लोगों ने 9th क्लास की पहले चैप्टर जरूर पढ़ा होगा, हमारे आसपास के पदार्थ। आप देखिएगा आपको कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में जो आपका एग्जाम पैटर्न है वो एनसीईआरटी का ही है। तो एग्जाम में जो आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों, वह भी एनसीईआरटी के ही पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस सीरीज को। और सीरीज अच्छी लगती है दोस्तों तो लाइक जरूर करें, कमेंट्स करके जरूर बताएं कि ये सीरीज आगे कंटिन्यू रखनी है या नहीं रखनी है। और दोस्तों अगर आपको सीरीज सही लग रही है तो बहुत जल्द हम इसे लाइव फॉर्मेट में लेकर आएंगे। तो आप लाइव टाइमिंग भी हमें बता सकते हैं कि कितने बजे से कितने बजे तक हम इस सीरीज को लेके आए। और ये क्वेश्चन मैंने खुद अपने सेल्फ मेड बना रखे हैं, जो कि चैप्टर बाय चैप्टर हम इसी प्रकार से पढ़ते रहेंगे। पहले हम 9th को खत्म करेंगे, फिर हम 10th में एंटर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि प्राचीन भारतीय यूरोपीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ मूल रूप से कितने तत्वों से मिलकर बना होता है। तो प्राचीन भारतीय यूरोपीय दार्शनिकों के अनुसार पदार्थ मूल रूप से दोस्तों 5 तत्वों से मिलकर बना रहता है, जिन्हें पंच तत्व भी कहा जाता है। आपने सुना होगा दोस्तों क्षति जल पावक गगन समीरा, यानी कि वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश, इन पंच तत्वों से हमारा क्या है, पदार्थ मूलतः मिलकर बना होता है। पदार्थ क्या होता है दोस्तों, या पदार्थ या द्रव्य, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान होता है, इसका भार होता है, वह हमारा पदार्थ कहलाता है। अगला हमारा दूसरा प्रश्न है, आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को भौतिक एवं रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर कितने प्रकार से वर्गीकृत किया है। तो आधुनिक वैज्ञानिकों ने दोस्तों पदार्थों को भौतिक गुणधर्म एवं रासायनिक प्रवृत्ति के आधार पर 2 प्रकार से वर्गीकृत किया। कितने प्रकार से? 2 प्रकार से। आप लोग भी खुद इसके आंसर देने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों। 30 में से आपको कितने क्वेश्चन आ रहे हैं, आपने एनसीईआरटी को कितनी बेहतर तरीके से पढ़ा है, ये आपका पता लगेगा इन 30 क्वेश्चन से, जो कि काफी ईजी लेवल के हैं। अगला हमारा तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए निम्न में से कौन सा कथन पदार्थ के संबंध में असत्य है। देखिए एक कथन पढ़ते हैं कि पदार्थ के कण विराम अवस्था में रहते हैं, पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते, पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान व गतिज ऊर्जा होती है, हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं जिनका आकार, आकृति और बनावट अलग अलग होते हैं तथा जो कुछ स्थान घेरती हैं तथा जिनका द्रव्यमान होता है वह हमारी पदार्थ कहलाती है। इसमें से आपको असत्य का चयन करना है। अब देखिए दोस्तों, काफी सारे लोग हमारे वन दरोगा की तैयारी वाले इंग्लिश मीडियम वाले हैं, तो वो लोग कहते हैं कि इंग्लिश में वीडियो प्रोवाइड करो। देखिए दोस्तों, मुझे इंग्लिश खुद नहीं आती, मैं हिंदी वीडियो वाला हूँ। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा इसी को समझने की, आपको एग्जाम में आसानी से क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, क्योंकि ज़्यादा अंतर नहीं है। भले ही हम इंग्लिश मीडियम में बात करें या हिंदी मीडियम में बात करें, आपकी टर्मिनोलॉजी सेम है। बस आप इन चीज़ों को इंग्लिश में ट्रांसलेशन या हिंदी में ट्रांसलेशन करके अपने आवश्यकता अनुसार समझ सकते हैं। लेकिन क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, आपको देख के जरूर जाने हैं। अब देखिए असत्य पूछा गया, तो इसमें से असत्य कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए ही असत्य हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पदार्थ के कण दोस्तों विराम अवस्था में नहीं रहते हैं। पदार्थ के कण क्या रहते हैं? गतिशील अवस्था में रहते हैं। किस अवस्था में रहते हैं? गतिशील अवस्था में होते हैं। तथा पदार्थ के कण गतिशील अवस्था में होने के कारण ही एक दूसरे को आकर्षित भी करते हैं। अगला देखिए, ये ऑप्शन सही है हमारा। पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, इसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। बिल्कुल पंच तत्वों से मिलकर बना होता है। पदार्थ के कणों के मध्य रिक्त स्थान भी होता है और गतिज ऊर्जा भी पाई जाती है, बिल्कुल पाई जाता है। और हमारे चारों ओर पाई जाने वाली वस्तुएं जिनकी आकृति, आकार होता है, बनावट होता है, जो स्थान घेरते हैं, इसका द्रव्यमान होता है, इसका भार होता है, वह हमारा क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। अगला क्वेश्चन है चौथा, कि पदार्थ के कणों के मध्य तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो तापमान बढ़ने से दोस्तों हमारी गतिज ऊर्जा क्या होती है? बढ़ती है। तापमान बढ़ने से क्या होता है? गतिज ऊर्जा बढ़ती है। इसी कारण आपके जो कण हैं दोस्तों, जो पार्टिकल है, वो क्या करते हैं? मूवमेंट करते हैं, यानी कि ठीक गतिशील होते हैं। तो अच्छा क्वेश्चन है कि पदार्थ के कणों के मध्य तापमान बढ़ने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इसी प्रकार के प्रश्न एनसीईआरटी से अंदर से आपसे पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखिए कि तापमान के बढ़ने से
पदार्थ के कणों की गति पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब यार तापमान बढ़ने से जब गतिज ऊर्जा बढ़ रही थी तो गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, तो उससे क्या होगा, आपका जो पार्टिकल का मूवमेंट है यानी कि जो उसका मोशन है वो भी बढ़ेगा, यानी कि तापमान के बढ़ने से पदार्थ के कणों की गति भी बढ़ती है। अगला बात करते हैं छठे क्वेश्चन के बारे में। दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है। तो दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों, विसरण कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और पदार्थ के कण अपने आप ही दोस्तों क्या करते हैं, एक दूसरे को आकर्षित करते हैं और एक दूसरे को आकर्षित करने के बाद में एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, ठीक है। और ऐसे कणों के मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान, मतलब जो आप ये मान के चल सकते हैं कि जब पदार्थ के कण एक दूसरे के साथ मतलब मूवमेंट करते हैं यानी कि एक दूसरे के साथ मिश्रित होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है कि उनके बीच में जो स्पेस होता है, स्पेस बनता है और इसी को हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। यानी कि दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही क्या कहलाता है, हमारा विसरण कहलाता है। और कण क्या है, हमारे गतिशील हैं, गतिशील होने के कारण ही वो एक दूसरे के साथ में मिल जाते हैं। उनके बीच की जो स्पेसिंग होती है वो स्पेसिंग एक बॉन्डिंग बना लेती है, जिसे हम क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सातवां क्वेश्चन कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसमें विस्तरण की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पदार्थ को अगर आप गर्म करेंगे दोस्तों तो उसमें विस्तरण की दर भी क्या होती है, बढ़ती है। मैंने आपको फिर भी बताया था, अगर आप पदार्थ को गर्म करेंगे यानी कि आप उसका क्या कर रहे हैं, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो काइनेटिक एनर्जी यानी कि गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो पदार्थों के बीच का मतलब जो आपके पार्टिकल है, कणों के बीच का मूवमेंट बढ़ेगा। मूवमेंट यानी कि उनके बीच का गति बढ़ेगी, जिसके कारण क्या होंगे, वो एक दूसरे से क्लोज हो जाएंगे। इस कारण उसकी विस्तरण की दर भी बढ़ती है, ठीक है। स्पेसिंग ज़्यादा, बॉन्डिंग अच्छी होगी। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं आठवां। वह वस्तु जो स्थान घेरती है था इसका द्रव्यमान या भार या आयतन होता है, क्या कहलाती है। तो वो हमारा पदार्थ कहलाती है। तो आप सभी लोगों को ही पता होगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ नहीं है। विचार, वायु, जल या फिर पोटेशियम पैरामैग्नेट, ठीक है। अब देखिए दोस्तों, पदार्थ की परिभाषा मैंने आपको बता दी है। कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान होता है, जिसका भार होता है, वो हमारी क्या कहलाती है, मेनली पदार्थ या द्रव्य कहलाती है। अब इसमें से देखिए, वायु भी पदार्थ है, जल भी पदार्थ है, पोटेशियम परमैंगनेट भी पदार्थ है। तो कौन सा एक पदार्थ नहीं है, विचार दोस्तों यहाँ पर क्या है, एक हमारा पदार्थ नहीं है, ठीक है। विचार के साथ साथ ही कोई भी चीज़ है, जैसे कि हमारा प्यार हो गया, स्नेह हो गया, घृणा हो गया, और ये सारी क्या है दोस्तों, हमारी पदार्थ नहीं है, ठीक है। तो कौन सा, कोई वस्तु जो स्थान घेरती है, इसका द्रव्यमान होता है, जिसका भार होता है, वो क्या होती है, पदार्थ होती है, ठीक है। आगे बात करते हैं। 10वां प्रश्न है, पदार्थ की मुख्यतः कितनी अवस्था पाई जाती है। तो पदार्थ की मुख्यतः दोस्तों कितनी अवस्थाएं पाई जाती हैं, मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, मुख्यतः 3 अवस्थाएं पाई जाती हैं। लेकिन एक्चुअलिटी में आपने पदार्थ की 5 अवस्थाओं के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। मुख्यतः 3 अवस्थाएं कौन कौन सी है, ठोस, द्रव और गैस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। और जो पदार्थ की मूल मतलब टोटल कितनी अवस्थाएं पाई जाती है, 5, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। अब एनसीईआरटी में पदार्थ की मुख्य अवस्था 3 दे दी गई है, और पीछे दोस्तों 2 ऑप्शन में और दे 5, मतलब टोटली 5 अवस्थाएं बताई गई है। तो आपको भी एग्जाम में अगर 5 ऑप्शन में मिलता है ना, तो आपको 5 ही करके आना है, ठीक है। और 5 ऑप्शन में नहीं मिलता है, जैसे मैंने यहाँ पे 5 ऑप्शन में ही नहीं दिया है, तब आप 3 करके आ सकते हैं, ठीक है। चौथी अवस्था है पदार्थ की क्या, प्लाज्मा। और 5वीं अवस्था है क्या, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, BEC। अगला क्वेश्चन 11वां क्वेश्चन है दोस्तों कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी को काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रदर्शित होता है, यानी कि ये प्रदर्शित होता है होगा यहाँ पे, ठीक है। कि जल के कणों के मध्य आकर्षण बल कम होता है, जल के कणों के मध्य अपेक्षाकृत दूरी अधिक होती है, या जल के कणों के मध्य रिक्त स्थान अधिक होता है। तो स्विमिंग पूल में दोस्तों गोताखोर पानी को इसलिए काट पाता है क्योंकि जल के कणों के मध्य में आकर्षण बल भी कम होता है, और जल के कण क्या होते हैं, एक दूसरे से अपेक्षाकृत दूरी पर भी होते हैं, और जल के कणों के मध्य में क्या होता है, रिक्त स्थान भी अधिक होता है। तो सभी क्या हो जाएंगे हमारे पे यहाँ पे सत्य हो जाएंगे, ठीक है। सभी क्या हो जाएंगे, सत्य हो जाएंगे। क्योंकि जल क्या है दोस्तों हमारा, वो हमारा द्रव यानी कि लिक्विड के अंतर्गत आता है, जिसका आयतन तो निश्चित होता है, लेकिन क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है। और इनके बीच में अंतराण्विक बल ठोसों से कम होता है, और इनके मध्य में आकर्षण बल भी ठोसों से कम होता है, और दूरी भी क्या होती है, अपेक्षाकृत अधिक होती है। अगला 12वां क्वेश्चन, वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे पदार्थ दोस्तों जिनका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, वह हमारे ठोस कहलाते हैं, ठीक है। और ये क्या होता है, स्थिर होता है, जैसे कि लकड़ी हो गया, बर्फ हो गया, ये क्या है, हमारे ठोस पदार्थ है, ठीक है। ऐसे ही वे पदार्थ जिनका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, निश्चित होते हैं तो ठोस के, और दोनों अनिश्चित किसके होते हैं दोस्तों, गैस के आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ये तो काफी बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप लोगों को आते ही होंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वह पदार्थ या वे पदार्थ जिनका आयतन निश्चित एवं आकार अनिश्चित होता है क्या कहलाते हैं। तो ये कहलाते हैं दोस्तों क्या, द्रव। आयतन तो निश्चित होगा लेकिन आकार अनिश्चित होता है, यानी कि आयतन यानी कि दोस्तों देखिए, आप द्रव पानी को लीजिए, पानी को आप पहले एक गिलास में डालिए,
और पानी को फिर उसी के बाद आप एक थाली में डाल दीजिए, तो देखिए उसका आयतन तो निश्चित है, आयतन जितना है उतना ही है, लेकिन आकार क्या हो रहा है, अलग अलग वस्तु के अनुसार वो अपना अलग अलग आकार ढाल ले रहा है। ठीक है, गैस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, यानी कि गैस है यार, अब वो आकार भी नहीं है, उसका आयतन भी नहीं है। आप खुद ही सोच के देखिए, एयर है, एयर का कोई आकार है, एक टाइप से ऑक्सीजन है हमारी, ऑक्सीजन का कोई आकार है, कोई आकृति है नहीं। ठोस का क्या होता है, आकार और आयतन दोनों होता है, उसका आकार भी होता है और आयतन भी निश्चित होता है दोनों का। ठीक है, दोनों निश्चित होता है ना, उसे आप कंप्रेस कर सकते हो, मतलब वो तो बात की बात है, लेकिन वैसे नॉर्मली निश्चित होता है। आगे बात करते हैं, निम्न में से कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है। यह असंपीड्य होते हैं, अधिक बल लगाने पर यह टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते, इनके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं जिस कारण इनमें अंतराण्विक बल अधिक पाया जाता है और इनका घनत्व कम होता है। तो कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है, ठोस दोस्तों असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल सही बात है, इनमें संपीड्यता नहीं होती है। ठीक है, संपीड्यता किस किस में होती है, द्रव में और गैस में क्या होती है, हमारी संपीड्यता होती है। संपीड्यता यानी कि आप लोगों ने देखा होगा कि आप जब एक आप नॉर्मली अपने घर के एलपीजी का ही हिसाब लेके चल सकते हैं। ठीक है, एलपीजी जो गैस होती है, तो उसमें क्या होता है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जाती है, तो वहाँ पे वो चीज़ें क्या होती है, संपीड्यता को दर्शाती है। ठीक है, यानी कि ट्रांसफरिंग आसानी से हो जाती है, तो ये क्या होते हैं, असंपीड्य होते हैं, बिल्कुल सही है। अधिक बल लगाने पर यह टूट सकते हैं लेकिन आकार नहीं बदलते, बिल्कुल, अधिक बल अगर आप लगेंगे तो ये टूट सकते हैं लेकिन अपना आकार नहीं बदलते हैं। ठीक है, इनके कण काफ़ी नज़दीक होते हैं और इनके मध्य में अंतराण्विक बल भी अधिक पाया जाता है। तो कौन सा एक ठोस का गुण नहीं है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी इसका गुण नहीं होगा, क्योंकि ठोसों का घनत्व कम होता है, ये गलत है। ठोसों का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है। ठोसों का घनत्व अधिक क्यों होता है, घनत्व बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको बताइए होगा, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बट्टा आयतन, द्रव्यमान बट्टा आयतन। अब ठोसों का जो आयतन होता है दोस्तों, ठोसों का आयतन क्या होता है, कम होता है, ठोसों का आयतन कम होता है, तो इनका घनत्व क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। ये भी पॉइंट आपको डायरेक्टली नोट डाउन कर लेना है। और घनत्व कम नहीं होता, घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, क्योंकि ठोस का आयतन क्या होता है, कम होता है। अब आयतन बराबर क्या होता है दोस्तों, आपको बताइए होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और अगर आयतन का मात्रक देखा जाएगा तो साधारण मात्रक इसका लीटर होता है, और कहीं कहीं आपको इसका मात्रक दोस्तों घन मीटर या मीटर क्यूब भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप डायरेक्टली नोट डाउन कर लीजिएगा। बाकी सारी चीज़ें ना दोस्तों आप एनसीईआरटी से कवर अप कीजिएगा, मैं आपको खाली क्वेश्चन फॉर्मेट में कराऊंगा। एक बार आप एनसीईआरटी पढ़िए, फिर इन क्वेश्चन को लगाइए, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। अगर देखिए 16 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ठोस का उदाहरण नहीं है। रबर बैंड, बर्फ, स्पंज या लकड़ी, नमक या चीनी, या सभी क्या है हमारे ठोस के उदाहरण हैं। तो निम्न में से कौन सा ठोस का उदाहरण नहीं है। ठोस क्या है दोस्तों, मैंने आपको बताया, कोई भी वस्तु जिसका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है, हमारा क्या कहलाती है, ठोस कहलाती है। तो देखिए रबर बैंड और बर्फ ये भी ठोस है, स्पंज और लकड़ी ये भी ठोस है, नमक और चीनी ये भी ठोस है, तो सभी क्या हो जाएंगे, ठोस हो जाएंगे। अब देखिए दोस्तों, आप कहेंगे कि रबर बैंड कैसे ठोस है यार। देखिए रबर बैंड को आप खींचते जरूर हैं, स्ट्रेचिंग उसमें होती है दोस्तों, लेकिन फिर वो क्या होता है, अपने पुरानी अवस्था में वापस आ जाता है। इसी कारण तो रबर बैंड क्या है, हमारा ठोस का उदाहरण है, याद रखिएगा। ठीक है, स्पंज भी क्या है, हमारा ठोस का उदाहरण है। नमक और चीनी ये भी हमारे क्या होते हैं, ठोस के उदाहरण के अंतर्गत आते हैं। इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। याद रखिएगा दोस्तों, कभी कभी रबर बैंड में ना लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, लेकिन रबर बैंड क्या होता है, ये भी क्या होता है, ठोस का उदाहरण के अंतर्गत ही आता है। अगला क्वेश्चन है 17वां, कि द्रव की संपीड्यता, मतलब निम्न में से कौन सा द्रव का गुण नहीं है, कि द्रव की संपीड्यता अधिक होती है, द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, द्रव तरल रूप में होते हैं, या द्रव के पदार्थों के मध्य अंतराण्विक बल, ये होगा दोस्तों अंतराण्विक बल ठोस होगा यहाँ पे। ठीक है, ठोस लिख लीजिएगा, ठोस से अधिक होता है। देखिए कौन सा द्रव का गुण नहीं है, द्रव की संपीड्यता अधिक होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों, संपीड्यता होती है तभी एक स्थान मतलब एक चीज़ से दूसरे चीज़ में हम उसे डाल सकते हैं। द्रव के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, द्रव तरल रूप में होता है, बिल्कुल सही है, और इनका आयतन निश्चित और आकार निश्चित होता है, ये भी सही है बिल्कुल। तो और संपीड़न इनमें होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है, अधिक होती है, मतलब बहुत अधिक नहीं होती है, बहुत अधिक तो गैस की होती है, लेकिन संपीड़ितता इसकी अधिक होती है। ठीक है, अब द्रव के पदार्थों के मध्य अंतराण्विक बल ठोस से अधिक होता है, ये दोस्तों गलत है, क्योंकि सबसे अधिक अंतराण्विक बल यानी कि आकर्षण बल, पार्टिकल्स के बीच में आकर्षण बल क्या होता है, ठोस के मध्य में अधिक होता है। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा कि द्रव के पदार्थों के मध्य अंतराण्विक बल ठोस से कम होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा क्या, कम होता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गैस का गुण नहीं है, कि गैसों के कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। इनके कणों के मध्य आकर्षण बल नगण्य होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। अंतराण्विक बल सबसे कम होता है गैस के मध्य में, इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, और इनका संपीड़न अत्यधिक होता है। देखिए दोस्तों, ये तो बिल्कुल सही है कि गैस के कणों की गति क्या होती है, अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। ठीक है, इसी के साथ में इनके कणों के मध्य आकर्षण बल सबसे कम होता है, अंतराण्विक बल इनका क्या होता है, सबसे कम होता है। इनका दोस्तों घनत्व भी क्या होता है, सबसे कम होता है। सबसे ज्यादा घनत्व होता है किसका, ठोस का, और सबसे कम घनत्व होता है किसका, गैस का। इनका संपीड़न भी दोस्तों सबसे अधिक होता है। गैस फॉर्मेट में ही आप एक गैस को दूसरे गैस में डालते हैं, एलपीजी का उदाहरण आप देख सकते हैं कि सिलेंडर्स में गैस कैसे डाली जाती है, कंप्रेशन के माध्यम से डाली जाती है, तो संपीड़न क्या होता है इनका, अधिक होता है। ठीक है,
अब इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, नहीं दोस्तों, इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है। सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है ठोस द्रव गैस में, तो दोस्तों गैस की गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है। गतिज ऊर्जा सर्वाधिक है यानी कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी, गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी जो आपके कण होंगे वो मूवमेंट ज्यादा करेंगे। जैसे आपने देखा होगा कि कभी आपके घर में खाना बनता है, ठीक है, तो आप खाने के सुगंध को, जब गर्मा गर्म खाना होता है तो काफी दूर तक उसकी सुगंध आ जाती है। वो किस कारण आता है, क्योंकि उनकी गतिज ऊर्जा अधिक होती है। गतिज ऊर्जा अधिक होती है तो पार्टिकल्स का मूवमेंट ज्यादा होता है, मूवमेंट ज्यादा होता है तो वो तुम्हारे दूर तक मतलब उसका प्रसार हमारा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। तो यही है कि इनकी गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती नहीं होगा, इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, अधिकतम होती है, होना चाहिए था यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। अगला 19वां क्वेश्चन है, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होता है, गतिज ऊर्जा के कारण, स्थितिक ऊर्जा के कारण, संलयन के कारण या फिर संपीड़न के कारण। तो किसी पदार्थ की अवस्था परिवर्तन किसके कारण होता है दोस्तों, गतिज ऊर्जा के कारण होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे परिवर्तित करके पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है, ताप, दाब, गतिज ऊर्जा या सभी। तो दोस्तों ताप को भी, दाब को भी और गतिज ऊर्जा, इन सभी को परिवर्तित करके क्या किया जाता है, पदार्थ की अवस्था को परिवर्तित किया जा सकता है। ये दोनों क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे, किसी पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन किसके कारण होता है, तो गतिज ऊर्जा के कारण उसकी अवस्था में परिवर्तन होता है। लेकिन अवस्था को परिवर्तित किसकी सहायता से किया जा सकता है, तो ताप, दाब और गतिज ऊर्जा, इन तीनों की सहायता से किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि ठोस द्रव गैस में सर्वाधिक घनत्व तथा आकर्षण बल किसका होता है, यानी कि ठोस द्रव गैस, इन तीनों में से जो पदार्थ की अवस्थाएं हैं तीन मुख्यतः, इनमें सर्वाधिक घनत्व किसका होता है और सर्वाधिक आकर्षण बल किसका होता है। तो सर्वाधिक घनत्व और आकर्षण बल दोस्तों किसका होता है, ठोस का होता है। सर्वाधिक घनत्व भी ठोस का होता है क्योंकि ठोस का आयतन सबसे कम होता है, और ठोस के कणों के मध्य में अंतराण्विक बल सबसे अधिक होता है, जिस कारण के इनके मध्य में क्या होता है, आकर्षण बल भी अधिक होता है। जैसे कि लकड़ी, बर्फ हो गया, हीरा हो गया, ये संपीड़ित सबसे कम होते हैं, इनकी गतिज ऊर्जा क्या होती है, सबसे कम होती है। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, निम्नलिखित में से गतिज ऊर्जा के आधार पर पदार्थों की अवस्था को सुमेलित कीजिए। अभी दोस्तों थोड़ी देर पहले गतिज ऊर्जा के बारे में मैंने आपको बताया था कि सर्वाधिक गतिज ऊर्जा किसकी होती है, गैसों की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है। तो गैस की सर्वाधिक गतिज ऊर्जा होती है, फिर द्रव की होती है, फिर ठोस की होती है। ठोस की क्या होती है, सबसे कम गतिज ऊर्जा किसकी होती है, ठोस की होती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 23वां, कि संपीड़न और विस्तरण के आधार पर सर्वाधिक संपीड़ित या विस्तृत पदार्थ की अवस्था कौन सी है। तो यानी कि सर्वाधिक कंप्रेसिंग या संपीड़न किसका होता है और सर्वाधिक डिफ्यूजन या विस्तरण किसका होता है, ठीक है। तो ये होता है दोस्तों किसका, गैस का। मैंने आपको बताया था कि गैस क्या होता है, सर्वाधिक संपीड़ित होती है, इसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है, ठीक है। और हाईली कंप्रेसिव गैस होती है, इनके कणों के मध्य में अंतराण्विक बल बहुत कम होता है, बहुत दूर दूर इनके पार्टिकल्स होते हैं, जिन कारण में इनके कणों के मध्य में मूवमेंट ज्यादा होता है, कंप्रेसिंग ज्यादा होती है, और आसानी से एक मतलब एक बड़े प्लेस में ही फैल सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन है, एयर है, कोई भी गैस आपकी लीक हो जाती है, जैसे आपके घर में आपका सिलेंडर लीक हो जाता है, कभी कभी सिलेंडर की गैस लीक हो जाती है, तो इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल मरकप्टेन के कारण आपको उसकी स्मेल का पता चल जाता है कि यार हाँ गैस लीक हो गई है, एटलीस्ट जाके गैस बंद कर देते हैं, या इस टाइप से सिलेंडर लीक कर रहा है, तो वो सारी चीज़ें अब हमें पता चल जाती है। क्यों, क्योंकि उसकी संपीड़ितता और विसरण दोनों ज़्यादा होता है। अगला क्वेश्चन, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। जो काफ़ी सारे दोस्त लोग ये भी कहते हैं दोस्तों कि क्या 9th और 10th का ही सिलेबस आएगा। देखिए दोस्तों 9th और 10th का ही सिलेबस आएगा, ये गारंटी है। थोड़ा सा लेवल अप हो सकता है लेकिन लेवल डाउन नहीं होगा। 9th 10th तो आपको करना ही करना है। और ये जो क्वेश्चन है ना, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूँ, ऐसा मत सोचिए कि ये क्वेश्चन मैंने कहीं दूसरे सोर्स से उठाए हैं। सारे क्वेश्चन एक एक लाइन में आपको एनसीईआरटी में दिखा सकता हूँ। एनसीईआरटी फर्स्ट लेसन आप 9 पार्ट का खोलिएगा और आपको खुद पता चल जाएगा कि आपने एनसीईआरटी कितनी बेहतर तरीके से पढ़ी है। अगर आप इस 30 में से 30 स्कोर कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब है आपने अच्छा पढ़ा है। और अगर आप 30 में से 25 से नीचे डाउन स्कोर कर रहे हैं तो इसका मतलब आपने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है ढंग से। तो सबसे पहले आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छी तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर होनी चाहिए। आयोग सीधे एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाएगा। आप अभी भी देख रहे हैं प्रेजेंट टाइम पे आयोग एनसीईआरटी से ही प्रश्न बनाता है, जीके वाले, तो यहां पे भी जरूर बनाएगा। अगला देखिए, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है। तो एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों, ब्यूटेन एलपीजी का मुख्य घटक है। एलपीजी क्या होती है दोस्तों, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है या लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ठीक है। और घरों में खाना बनाने हेतु कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी कि द्रवित पेट्रोलियम गैस का ही प्रयोग किया जाता है। और उसका मुख्य घटक होता है क्या, ब्यूटेन। C4H10 C4H10 होता है इसका फॉर्मूला, ब्यूटेन मेथ एथ प्रोप ब्यूटा C4H10 CnH2n+2। अगला, वाहनों में ईंधन के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो वाहनों में ईंधन के रूप में दोस्तों CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका, CNG यानी कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और इसका प्रयोग क्यों है, क्योंकि गैसों की संपीड़ितता हमारी सबसे अधिक होती है, तो ईंधन के रूप में CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। अगला,
26वां क्वेश्चन है कि गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह गैस के किस गुण के कारण संभव होता है? संपीडितता अधिक होती है, विसरण अधिक होता है, घनत्व ज्यादा होता है, या फिर रंगीनता के कारण होता है? तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि गैस के अधिक आयतन को कम आयतन वाले सिलेंडर में रखा जा सकता है, यह संपीडितता के कारण ही संभव होता है। इसी कारण हम कहते हैं सर्वाधिक संपीडितता किसकी होती है? गैस की होती है। सर्वाधिक कंप्रेसिंग और सर्वाधिक विसरण भी गैस का होता है, लेकिन ये किस गुण को प्रदर्शित करता है? संपीडितता को प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है कि सीएनजी का मुख्य घटक क्या है दोस्तों? प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन या फिर मीथेन? तो सीएनजी का मुख्यतः सीएनजी का हमारा मुख्य घटक होता है दोस्तों क्या? मीथेन या मीथेन, ठीक है, मीथेन। अगला, एलपीजी से दुर्गंध आती है क्योंकि इसमें गंध हेतु क्या मिलाया जाता है? ठीक है, तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। वैसे दोस्तों एलपीजी जो गैस होती है, एक्चुअलिटी में जो एलपीजी होती है उसमें किसी प्रकार की कोई गंध नहीं होती है, ठीक है। तो इसमें गंध लाने हेतु, ताकि कभी ये लीकेज हो जाए इसका तो पता चल जाए, तो मिलाया जाता है इसमें क्या? इथाइल मरकप्टेन, ठीक है। और इथाइल मरकप्टेन ऑप्शन में नहीं मिलेगा तो आप इसमें मिथाइल मरकप्टेन भी कर सकते हो। तो इथाइल मरकप्टेन या मिथाइल मरकप्टेन इसमें मिलाया जाता है। अगला 29वां क्वेश्चन है कि ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो संगलन कहा जाता है। ये तो आप लोगों को बताइए दोस्तों, ठोस से द्रव में परिवर्तन हो रहा है तो इसे क्या कहा जाएगा? संगलन कहा जाएगा, ठीक है। और द्रव अवस्था से गैस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहा जाता है दोस्तों? अगला क्वेश्चन जो आपका द्रव से गैस, एक मिनट, द्रव से गैस में परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो द्रव से गैस में परिवर्तन को वाष्पीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण कहा जाता है। अब इसका चार्ट दोस्तों आप लोगों ने देख ही लिया होगा, एक चार्ट टाइप का बनता है इसमें कि संगलन क्या होता है, वाष्पीकरण क्या होता है, संघनन क्या होता है, द्रवीकरण क्या होता है, हिमीकरण क्या होता है, उदरोपातन क्या होता है, जिसके बारे में हम इसकी अगली वीडियो में बात करेंगे। तो इस 30 में से दोस्तों आप लोगों को अपना स्कोर जरूर बताना है कि आपका स्कोर क्या रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे जरूर बताने। और एनसीईआरटी से क्वेश्चन मैंने खुद से दोस्तों टाइप करके बना रखे हैं, तो जरूर आप लोग रिव्यू दीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आएगी तभी ये सीरीज आपकी फिर क्या करेगी, आगे कंटिन्यू रह पाएगी, ठीक है। और आज का आपका होमवर्क का क्वेश्चन है दोस्तों 31वां कि गैस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं और द्रव से ठोस अवस्था में परिवर्तन को क्या कहते हैं। इन दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको होमवर्क में बताने हैं और जरूर रिव्यू दीजिएगा दोस्तों आपको ये सीरीज कैसी लग रही है, ताकि डेली हम इसे कंटिन्यू कर सकें। और लाइव टाइमिंग भी आप जरूर बता दीजिएगा, ठीक है। और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और प्ले स्टोर पर दोस्तों हमने एक नई एप्लीकेशन लॉन्च की है हमारी, उत्तराखंड जीके वेरी जी ट्रिक नाम से, तो उस एप्लीकेशन को भी आप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, सी यू नेक्स्ट टाइम।